Recording the message here, screen sharing. हाँ मैम। विंडो लास्ट दिन जो है लीवर कास्टिंग स्टार्ट की तो ये मैंने कुछ होमवर्क बोला था बट शायद मैंने जो पीडीएफ शेयर किया उसके साथ रेलिवेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इसे किसी दूसरे पीडीएफ के हिसाब से नहीं रहता, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। जो पीडीएफ से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हम लोगों ने देखा कितने सारे यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3 तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया, ठीक है। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 4 भी करेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग को ओवर टाइम पे थोड़ा सा और भी पता करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट दिन किया था ना ओवर टाइम का क्वेश्चन, तो वहां तो बता दिया था किस तरह से ओवर टाइम में पे होता है, लेकिन ओवर टाइम का रूल्स है तो वो रूल्स हमें पता होना चाहिए, तो वो देखते हैं ओवर टाइम वेजेस और उसका ट्रीटमेंट। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, जब जो नॉर्मल टाइम है उससे अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा देता है तो उसे एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, सॉरी, अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम काम कर लेता है तो हम लोग उसे ओवर टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मली मेरा जो मान लो मेरा क्लास का ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स होता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स होता है, इससे कम ही होता है, जैसे 1 आवर 45 मिनट्स 50 मिनट्स ऐसे। लेकिन मान लो मैंने कभी 3 आवर्स बढ़ा दिया, ठीक है, 3 आवर्स, ठीक है। अब 2 घंटा 1 मिनट 2 मिनट उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे। अब मान लो 2 घंटा की जगह मैंने 3 घंटा बढ़ा दिया तो 2 आवर्स तो मेरा नॉर्मल है, ठीक है, इतना तो हम करते ही है, मतलब विद इन 2 आवर्स तो मेरा रहता ही है। और अगर मैंने 1 आवर जो एक्स्ट्रा पढ़ाया, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं मेरा ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम है। मान लो एग्जाम टाइम में मैंने 2 घंटे की जगह 3 घंटा क्लास ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया ओवर टाइम। या फिर मान लो तुम लोगों ने एग्जाम टाइम में नॉर्मली मान लो पढ़ते हो 5 आवर्स, एग्जाम टाइम में 7 आवर्स पढ़ लिया तो वो ओवर टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, ओवर टाइम का मतलब होता है ओवर एंड एवर द नॉर्मल टाइम, ठीक है। नॉर्मल टाइम से अगर हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी करते हैं तो वो हम लोग को ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि लेबर को जो ओवर टाइम देते हैं क्या इसमें सेम कंसेप्ट है, हाँ कंसेप्ट सेम है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होगा पेमेंट का, वो हम लोग देखते हैं। देखो फैक्ट्री एक्ट एक एक्ट है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ठीक है। जिसके हिसाब से देखो, जिसके हिसाब से क्या होता है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू लॉ बताया गया है कि नॉर्मली एक वर्कर को हम लोग कितने टाइम काम करवा सकते हैं, तो नॉर्मली 9 आवर्स पर डे, ठीक है, 9 आवर्स पर डे जो है ये वर्किंग टाइम डिसाइड किया गया है, ठीक है। ये वर्किंग टाइम डिसाइड किया गया है, किसने डिसाइड किया है, फैक्ट्रीज एक्ट जो बना है 1948 का, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया गया है कि कोई भी वर्कर को हम लोग नॉर्मली 9 आवर्स काम करवा सकते हैं, अगर इससे ज्यादा करवाते हैं तो वो ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 9 आवर्स in a day is called overtime, ठीक है। तो अगर वर्कर दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो वो जितना भी ज्यादा करेगा चाहे आधा घंटा ही क्यों ना करे तो वो ओवर टाइम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कहाँ पर बताया, फैक्ट्रीज एक्ट में बताया गया है 1948 के हिसाब से। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सपोज अगर वेजेस रेट है ₹10 पर आवर, ठीक है, वेजेस रेट है ₹10 पर आवर, तो एक वर्कर को डेली कितना पेमेंट मिलेगा, तो डेली वेजेस हो जाएगा किसी भी वर्कर का, डेली वेजेस हो जाएगा, देखो वर्कर को मिनिमम इतना, मतलब ये मैक्सिमम, मतलब नॉर्मली 9 आवर्स कोई ड्यूटी देता ही है, ठीक है, मतलब ये रूल्स है। अब अगर किसी जगह पे इससे कम काम करवा रहे हैं तो वो उनका
बात है, ठीक है, मतलब उनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई अगर बोल रहा है कि हम अपने वर्कर से 7 घंटा ही काम करवाते हैं, मेरा हो जाता है, ठीक है, तो 7 घंटे के बेसिस पे पेमेंट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 9 आवर्स हो सकता है। अगर हम लोग 9 आवर्स के हिसाब से इस एग्जाम्पल को लेते हैं, तो डेली वेजेस एक वर्कर का कितना होगा? एक वर्कर जो है 9 आवर्स काम करता है मैक्सिमम, और 10 रुपीज के हिसाब से हम लोग को उसे 90 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वर्कर ओवर टाइम करता है, अगर वर्कर ओवर टाइम करता है तो उसे क्या मिलता है? ओवर टाइम वेजेस मिलेगा। अब मान लो किसी वर्कर ने जो है काम किया है सपोज 12 आवर्स, ठीक है, आवर्स वर्क ऐसे लिखते हैं, आवर्स वर्क हो रहा है 12 आवर्स, तो इसको कैसे बाइफर्केशन करेंगे? 9 आवर्स तो उसके डेली काम में ही होता है, और बाकी जो 3 आवर्स ये ओवर टाइम वेजेस में आ जाएगा, ठीक है। अब ओवर टाइम में कितना पेमेंट करेंगे? अगर हम लोग बोलेंगे कि आप 9 घंटे की जगह 12 घंटे काम करते हैं तो भी आपको 10 रुपए करके ही पेमेंट देंगे, तो वर्कर कभी ओवर टाइम करने के लिए जो है मानेगा नहीं, ठीक है, नॉर्मल सा बात है। क्यों वो अपने आप को इतना थकाए, है ना? अगर उसे 10 रुपीज पर आवर करके ही मिलना है तो वो क्यों मेहनत करेगा, ठीक है, जरूरी नहीं नेक्स्ट दिन आके काम करेगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा काम करने पे, क्योंकि देखो एक ह्यूमन बीइंग का तो कैपेसिटी भी होता है ना, उससे ज्यादा करेगा तो फिर उसे कुछ ज्यादा तो मिलना चाहिए ओवर टाइम करने पे ना। तो वही बोल रहा है, देखो यहाँ पर ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम करने पे अगर ये नॉर्मल वेजेस ही मिलेगा, नॉर्मल वेजेस ही अगर मिलेगा, तो कभी भी वर्कर जो है ओवर टाइम करने के लिए नहीं मानेगा, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो अगर कोई ओवर टाइम करेगा, जैसे तुम लोग एग्जाम टाइम में जब ओवर टाइम पढ़ते हो तो डेली क्यों नहीं पढ़ते हो फिर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, तब ऐसा लगता है कि हाँ ये भी कर ले, वो भी एक बार रिविजन कर ले, या फिर ये छूट जा रहा है, वो छूट जा रहा है, तो क्योंकि तुम लोगों का एक होता है पास करना है मुझे, ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग क्या करते हो, वो पढ़ाई का जो मतलब क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है एग्जाम टाइम में, जो जितना भी पढ़ता है उसे थोड़ा बहुत ज्यादा ही पढ़ लेते हो तुम लोग, ठीक है। तो वैसे ही ओवर टाइम ये लोग तभी करेंगे जब इनको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट मिले। तो इनको कितना पेमेंट मिलना चाहिए? तो जो मतलब रूल्स है, रूल्स के हिसाब से क्या होता है, बाकी क्वेश्चन में हमें जैसे बोलेगा हम लोग वैसे पेमेंट करेंगे। ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम का मतलब होता है एक्स्ट्रा काम करवाना, और उस एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना, क्योंकि वर्कर भी एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करेगा। और नॉर्मली ये कितना दिया जाएगा, जैसे कि लास्ट दिन हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 3 जब किया था उस पे जैसा था, उसी बेसिस पे दिया जाता है, मतलब ट्वाइस द नॉर्मल वेज, ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, नॉर्मल वेज रेट जो भी रहता है उसका डबल जो है ओवर टाइम का पेमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो ओवर टाइम वेजेस है, फिर ये कितना होना चाहिए? 3 आवर्स के लिए मिलना चाहिए 20 रुपीज पर आवर करके, 60 रुपीज, ठीक है, ये पेमेंट मिलना चाहिए। तो ये 60 रुपीज जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट, तो प्रीमियम फॉर ओवर टाइम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रीमियम फॉर ओवर टाइम भी बोला जाता है। मतलब वर्कर को टोटल कितना मिल जाएगा फिर? 90 रुपीज और 60 रुपीज। 90 रुपीज तो उन्हें मिलता ही क्योंकि उन्होंने अपना डेली का 9 आवर्स का ड्यूटी दिया ही है, और ओवर टाइम किया, इसीलिए इनको मिलेगा 90 प्लस 60 यानी 150 रुपीज। ये हो गया इनका टोटल वेजेस, ठीक है, टोटल वेजेस ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर ओवर टाइम दिया हुआ रहेगा। अच्छा, अब देखो ये जो ओवर टाइम कर रहे हैं इसमें हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखो वर्कर लोगों के लिए एक एक्ट बनाया गया ना कि 9 घंटे से ज्यादा आप उनको काम नहीं करवा सकते, ठीक है, मतलब इनह्यूमन होता था, इसी वजह से ऐसे किया गया कि फालतू में लोगों को, लोग काम नहीं कर पा रहे फिर भी जबरदस्ती कम पैसे में ज्यादा काम करवाया जा सकता था, मतलब ऐसा सब था, इसीलिए ऐसा रूल्स बना दिया गया है कि 9 घंटे से ज्यादा नहीं काम करवा सकते। अगर कोई वर्कर ओवर टाइम करता है तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कैसे देना पड़ेगा? डबल देना पड़ेगा नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। लेकिन कभी कभी वर्कर भी जो है मतलब दोनों साइड से जो है खराब होता है, जैसे मान लो किसी को इनह्यूमन मतलब फालतू का एक्स्ट्रा काम करवाना, पेमेंट नहीं करना जैसे खराब है, वैसे वर्कर भी क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है अनएथिकल हो सकते हैं। कैसे? मान लो जो वर्कर है उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो मुझे जो है डबल वेज रेट पे पैसा मिलेगा, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, मान लो उनको नॉर्मली 9 आवर्स ड्यूटी देना होता है, उन्होंने सोचा कि हम 3 आवर्स जो है एक्स्ट्रा
टाइम देंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, मान लो 9 आवर्स में इनको जितना काम करना था, ठीक है, 9 आवर्स में इन्होंने जितना काम करना था, मान लो उन्होंने 5 आवर्स जो है प्रॉपरली काम किया, प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, मतलब कुछ जैसा काम करना चाहिए था वैसे ही किया, ठीक है। लेकिन 4 आवर्स उन्होंने क्या किया ना, 4 आवर्स उन्होंने आइडल बिता दिया, मतलब कोई आ रहा है देख रहा है तो काम कर ले रहे हैं, नहीं तो बैठे हैं, ठीक है। मतलब वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, प्लान को ऐसा कर रहे हैं कि 4 आवर्स जो है हम ऐसे ही बिता देते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। 4 आवर्स जो हम ऐसे ही बिता देते हैं किसी भी तरह से, और जैसे ही मेरा 9 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरा ओवर टाइम आवर्स स्टार्ट होगा, हम वहां पर काम करना स्टार्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। मतलब उनका दिमाग कैसे चल रहा है देखो, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपरली काम किया, ठीक है। मतलब 9 आवर्स और 3 आवर्स उन्होंने टोटल तो 11 आवर्स, 11 नहीं हो रहा शायद 12, हाँ 12 आवर्स काम किया। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट कितने टाइम का मिला पता है, 5 आवर्स और 3 आवर्स, मतलब 8 आवर्स का ही मिला, सोचो। क्योंकि 4 आवर्स तो उन्होंने ऐसे ही बिता दिया। तो वर्कर कभी कभी अपना दिमाग ऐसे चला सकता है कि मुझे ओवर टाइम के लिए अगर डबल पेमेंट मिलेगा तो क्यों ना हम अपना मेहनत जो है वो ओवर टाइम पे ज्यादा लगाएंगे, लेकिन हम 9 आवर्स वाला काम अच्छे से नहीं करेंगे। मतलब कुछ थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, नहीं तो पकड़े जाएंगे ना, थोड़ा बहुत अच्छा काम कर दिया, बाकी जो है ऐसे ही टाइम बिता दिया। मतलब मान लो ये 9 आवर्स में अगर उनको आउटपुट देना था, हम एक एग्जांपल बोल रहे हैं 10 यूनिट का, तो उन्होंने मान लो 8 यूनिट ही प्रोडक्शन किया, ठीक है। हम एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं 8 यूनिट ही प्रोडक्शन किया, जबकि वो कर सकते थे 10 यूनिट, और बाकी यहाँ पर 2 यूनिट का प्रोडक्ट, मतलब उन्होंने 10 यूनिट का काम जो वो 9 आवर्स में कर सकते थे, उन्होंने मतलब बदमाशी से क्या किया, यहाँ टाइम को इधर उधर स्पेंड करके 8 यूनिट प्रोडक्शन दिया, यहाँ 2 यूनिट दिया। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है, क्योंकि वो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, मतलब वर्कर को तो दे रहे हैं ना जो रूल से उसके हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन वर्कर भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वर्कर ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक सुपरवाइजर रखना चाहिए, ठीक है। अपॉइंट करना चाहिए एक सुपरवाइजर को, अपॉइंट सुपरवाइजर। इससे क्या होगा कि वो देखेंगे कि वर्कर जो है क्या, मतलब ओवर टाइम पेमेंट लेने के लिए ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है लॉस ना हो। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन तो 9 आवर्स का मान लो 10 रुपीज ही अगर है तो 90 देगा, 3 आवर्स का 20 रुपीज करके 60 रुपीज देगा। मतलब टोटल कितना हो जाता है यहाँ पर, 150 रुपीज ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है, जबकि उनको काम 150 रुपीज का मिला नहीं, तो उनके लिए तो लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए सुपरवाइजर को अपॉइंट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरीके से देखें कि ओवर टाइम वेजेस जो पे किया जाएगा वो क्यों पे किया जाता है। पहले बात तो है कि ताकि हम लोग वर्कर को जो है जबरदस्ती या फिर उनको कम पैसे में काम नहीं कर पाए, इसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट आया। और ऑर्गेनाइजेशन को भी ये जो है डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है कि अगर वर्कर कुछ ऐसा करे तो वो सुपरवाइजर को अपॉइंट करके वर्कर पे जो है लुक आफ्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू मिनिमाइज ओवर टाइम कॉस्ट, वी नीड टू अपॉइंट। ओवर टाइम कॉस्ट मिनिमाइज करने का मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि इसका कॉस्ट को ही हम लोग कम कर देंगे, मतलब फालतू का लगा ना 9 आवर्स में तो वो हमें ऐसे ही आउटपुट दे पाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, चालाकी करके जो है एक्स्ट्रा पेमेंट लेने के लिए यहाँ पर कम मेहनत किया, यहाँ पर जो है 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके 20 रुपीज करके ले लिया। तो वही चीज को हम बोल रहे हैं कि फालतू में ऑर्गेनाइजेशन को ओवर टाइम पेमेंट ना हो, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। To minimize overtime cost, we need to appoint a supervisor to check if a labor is spending his normal time as idle और not। मतलब नॉर्मल टाइम कहीं ऐसे ही तो नहीं बिता दे रहे कि कब ओवर टाइम का टाइम आ जाए हम ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा पेमेंट ले लें। इसके लिए हमें सुपरवाइजर को अपॉइंट करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे ए वर्कर इज entitled at
double the rate of his wages if he worked beyond 9 hours in a day or 48 hours in a week, whichever is higher. ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 9 आवर्स वाला ही पॉइंट लिखा था। एक्चुअली फैक्टरीज एक्ट में ये 48 आवर्स वीक वाला कंसेप्ट भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइन में लिखवा दिया। ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने, एक वर्कर को हम लोग ओवर टाइम के लिए डबल देते हैं, डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस इफ ही वर्क बियॉन्ड 9 आवर्स। 9 आवर्स से ज्यादा अगर वो काम करते हैं, 9 आवर्स मतलब पर डे के बेसिस पे, इन ए डे, एक दिन में 9 आवर्स से ज्यादा काम करेंगे तो जितना ज्यादा करेंगे उस पर डबल रेट पे मिल जाएगा। या फिर अगर वो वीकली 48 आवर्स जो है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये दोनों में जो हायर होगा उसी के हिसाब से उन्हें वेजेस दिया जाएगा। शायद ये वाला उतने अच्छे से नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके पे कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा कि ये 9 आवर्स और 48 आवर्स वाला हम लोग समझे तो समझे कैसे। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि विच एवर इज हायर ये वाला पॉइंट हमें क्या बोलता है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, 3 वर्कर्स A, B, C work for normal wage rate at the rate of 10 per hour for the time days, यहाँ पर लिखते हैं days, वर्कर का नाम लिखते हैं A, B, C। डेज में लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ पर एक लिख लेते हैं सैटरडे। संडे मैंने यहाँ पर, संडे नॉर्मली जो है हॉलीडे रहता है, मैंने भी यहाँ पर इसी तरह से कंसिडर किया है। अब सपोज कि ए जो वर्कर है उन्होंने मंडे 9 आवर्स काम किया, ठीक है, ट्यूसडे भी 9 आवर्स काम किया, वेडनेसडे भी 9 आवर्स काम किया, थर्सडे भी 9 आवर्स काम किया, फ्राइडे उन्होंने 8 आवर्स काम किया, और जो सैटरडे है उस दिन उन्होंने सपोज की 4 आवर्स काम किया। ठीक है, अब टोटल अगर वीकली देखें तो ये वीकली है, वीक में 7 डेज होता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि संडे नॉर्मली जो है फैक्ट्री वगैरह बंद ही रहते हैं, संडे बंद है। ठीक है, संडे अगर मान लो बंद है, सपोज बंद है, ठीक है, बंद हो या ना हो, तो हम लोग का कितना हो रहा है टोटल आवर्स, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, प्लस 8, और उधर मैंने 4 लिखा, मतलब 48 आवर्स, पूरे एक वीक में 48 आवर्स ए ने काम किया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल पे यहाँ पर बी का लिखते हैं। देखो सपोज कि बी ने 9 आवर्स करके पूरे वीक में 9 आवर्स करके ही काम किया, संडे से सॉरी मंडे से लेके सैटरडे तक 9, तो 6 डेज है 9 आवर्स करके, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6, 54 आवर्स टोटल करेंगे तो। ठीक है, 54 आवर्स हो जाएगा, 6 टाइम्स 9 है तो इसलिए 54 आवर्स हो गया। और जो सी वर्कर है उन्होंने मान लो काम किया है 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स, और यहाँ पर 12 आवर्स, और ये 2 दिन वो नहीं आए, फ्राइडे और सैटरडे ये नहीं आए, मंडे से लेके यहाँ पर थर्सडे तक उन्होंने 12 आवर्स करके काम किया, यानी 12 इंटू 4 48 आवर्स काम किया। ठीक है, ये अगर हमें एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को बोला है कैलकुलेट वेजेस फॉर वेजेस फॉर ए, बी एंड सी। ठीक है,
ए बी सी तीनों का वेजेस कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला है, तुम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर पहले एक बार ये सोल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल का ही। यहाँ पर डेज लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख लिया। अब वर्कर का नाम लिख लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो ए जो वर्कर है इनको कितना मिलेगा? तो अगर 9 आवर्स जो है नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, तो पर डे के हिसाब से तो मंडे का पेमेंट ए को कितना मिलेगा? क्योंकि देखो वेज रेट कितना है, 10 पर आवर करके है। ठीक है, और ये कब मिलता है? नॉर्मल वेज रेट। 9 आवर्स काम करना हमेशा नॉर्मली होता है फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो कभी भी तुम लोग को क्वेश्चन में 9 आवर्स दिया जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट बोले या ना बोले, इसी को एजम्पशन लेके अप्लाई करना है। ठीक है, तो 9 आवर्स, तो 9 आवर्स इंटू 10, तो ए को कितना मिलेगा? ए को मंडे मिल जाएगा 90 रुपीज। ठीक है, उसके बाद भी 90 मिलेगा क्योंकि वो उसके बाद भी 9 आवर्स काम कर रहे हैं। फ्राइडे 8 आवर्स काम कर रहे हैं, बाकी डेली उन्होंने 9 आवर्स काम किया, तो 90 रुपीज, 90 रुपीज, और यहाँ पर फ्राइडे 8 आवर्स किया है तो 80 रुपीज मिलेगा। ठीक है, आवरली वेज रेट है। और सैटरडे को उन्होंने 4 आवर्स काम किया है तो 4 × 10 40 रुपीज करके मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला? एट द रेट ऑफ 10 करके, वेज रेट एट द रेट ऑफ 10 करके, एट द रेट ऑफ 10। ठीक है, इनका सारा एट द रेट ऑफ 10 करके आ गया। अब टोटल करते हैं इनको कितना मिलेगा। तो 90 करके 4 टाइम्स है, तो 90 इंटू 4 कर लेते हैं, 360, और 80 प्लस 40, तो 480 रुपीज इनको मिलना चाहिए डेली वेजेस के हिसाब से। मैंने डेली वेजेस के हिसाब से ये टोटल लगाया। ठीक है, अच्छा अब बी का देखो, बी का डेली वेजेस, बी ने 9 आवर्स करके ही हमेशा काम किया अप टू सैटरडे तक। ठीक है, तो इनको 90 रुपीज, फिर 90, 90, 90, 90 और 90 रुपीज। ठीक है, तो सैटरडे यानी 6 डेज, 6 डेज इंटू 90, तो ये हो जाएगा 540 रुपीज इनका पर डे के हिसाब से वीकली इतना हो रहा है। ठीक है, और सी का अगर देखें तो इन्होंने 4 डेज लगातार 12 आवर्स करके काम किया, मतलब इन्होंने ओवर टाइम किया। बाकी का देखो तो इनका कोई ओवर टाइम नहीं है, बल्कि इन्होंने फ्राइडे में 8 आवर्स किया, कम किया, और सैटरडे में और भी कम किया। लेकिन कम करने से वेजेस कम नहीं हो जाता है, रेट जो है आवर के हिसाब से देंगे। 9 आवर्स नहीं किया तो 8 आवर्स के हिसाब से देंगे, 18 × 10। यहाँ पर सभी हर डे में 9 आवर्स किया तो 10 रुपीज करके, और यहाँ पर जो है ओवर टाइम हो रहा है क्योंकि एक वर्कर को 9 आवर्स से हम लोग पर डे काम करवा सकते हैं। अब इन्होंने ओवर टाइम किया है। ठीक है, तो ओवर टाइम का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा हम लोग को। तो सी को कितना मिलेगा? सी को पहले 9 आवर्स के लिए 10 रुपीज करके मिलेगा, और जो ओवर टाइम है तो 12 आवर्स काम करने का मतलब ओवर टाइम कितना हो रहा है? 3 आवर्स, क्योंकि 9 आवर्स तक ओवर टाइम काउंट नहीं होता है, अप टू 9 आवर्स तक। तो 3 आवर्स के लिए ओवर टाइम, और ओवर टाइम कैसे मिलेगा? नॉर्मल वेज रेट का डबल। ठीक है, तो ये हो गया 20 रुपीज। तो सी को कितना मिल रहा है टोटल करके? यहाँ पर देखेंगे तो सी को मिलेगा 90 प्लस 60, है ना, 3 × 20 60 हो गया, तो 150 मिल रहा है सी को। ठीक है, फिर वैसे ही सी को अगेन वही मिलेगा, क्योंकि फिर से उन्होंने 12 आवर्स, नेक्स्ट दिन भी मतलब ट्यूसडे को भी उन्होंने 12 आवर्स ही काम किया, यानी 150। ठीक है, अच्छा फिर वेडनेसडे, वेडनेसडे जब आया तब भी उन्होंने वही 12 आवर्स ही काम किया, मतलब फिर से 150, और थर्सडे उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × 20 फिर से हो गया 150। यहाँ और यहाँ गैप है, इन्होंने काम किया ही नहीं इस टाइम पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 150 है, यानी 600 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किए यहाँ पर, ये सारे हम लोगों ने पर डे बेसिस के पेमेंट पे किया। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर हम लोग उनको वीकली बेसिस पे पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये 1 वीक का डेटा है, तो हमें रूल्स बताया गया है 9 आवर्स इन ए डे और 40 आवर्स इन ए वीक, विच एवर इज हायर। ठीक है, जो हायर होगा वही इनको मिलेगा। तो अगर हम लोग वीकली देखें तो ए का वीकली, ये डेली परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, डेली बेसिस का वेजेस है। अगर वीकली देखें तो हम ए बी सी तीनों का वीकली वेजेस कैलकुलेट करते हैं। तो ए ने कितने दिन काम, एक हफ्ते में कितने आवर्स काम किए? 48 आवर्स इन्होंने काम किया, 48 आवर्स इन ए वीक। ठीक है, ये इन्होंने 48 आवर्स किया। और इनका देखो, बी का देखो, बी ने कितने आवर्स काम किए? 54 आवर्स। ठीक है, 54 आवर्स। ठीक है, और इन्होंने
48 आवर्स वीकली परफॉर्मेंस बोलते हैं, ठीक है, वीकली परफॉर्मेंस। अब वीक के हिसाब से अगर पेमेंट देखे तो हमें क्या बोला गया है 40, ये देखो, ये वर्कर इज एंटाइटल्ड डबल रेट ऑफ हिज वेजेस, इनका वेजेस डबल हो जाएगा इफ ही वर्क बियॉन्ड 9 आवर्स इन ए डे और बियॉन्ड 48 आवर्स इन ए वीक, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही है, अगर तुम लोग चाहो तो इसके आगे बियॉन्ड जो है लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। बात एक ही है, यहाँ पर अगर चाहो तो एक बियॉन्ड और ऐड कर लो, ठीक है। 48 आवर्स से ज्यादा करेंगे तो उनको ओवर टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 48 आवर्स से किया है तो कोई ओवर टाइम नहीं हो रहा है ए का। अब 48 आवर्स का पेमेंट कैसे देंगे, जैसे वेज रेट बता रखा है 10 आवर्स पर डे के हिसाब से, ठीक है, 10 आवर्स के बेसिस पे, मतलब सॉरी 10 रुपीज पर आवर के बेसिस पे, 10 रुपीज पर आवर के बेसिस पे। तो 1 आवर के लिए अगर 10 रुपीज है तो 48 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा 480 रुपीज, ठीक है, रुपीज 480, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 54 आवर्स है तो यहाँ ओवर टाइम होगा, ठीक है। ओवर टाइम कैसे होगा, क्योंकि वीकली 48 आवर्स ही काम करना चाहिए, मतलब नॉर्मल माना जाता है, उससे ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा वो ओवर टाइम हो जाएगा। 6 आवर्स जो है ये ओवर टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो 48 आवर्स के लिए कितना मिलना चाहिए, 48 इंटू 10 480, और ये 6 आवर्स के लिए मिलेगा 6 आवर्स इंटू 20 120। तो टोटल कितना हो जाएगा 120 प्लस 480, तो 600 रुपीज जो है यहाँ पर टोटल आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का टोटल कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 600 रुपीज, ये दोनों का टोटल करने में, ये और ये वाला डेटा अगर हम लोग टोटल करते 600 आ गया। अब सी का देखो, सी का 48 आवर्स ही है, कोई ओवर टाइम नहीं है, तो 48 इंटू 10, तो ये हो गया 480, ठीक है। अब विच एवर इज हायर जो बोला है वो कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। एक को अगर डेली पेमेंट करते हैं 480 रुपीज मिलेगा, वीकली पेमेंट भी करेंगे तो 480 ही मिलेगा। तो विच एवर इज हायर यहाँ पर नहीं आ रहा है कंसेप्ट, ठीक है। मतलब ए को एक्चुअली कितना मिलेगा 480 रुपीज ही मिलेगा, चाहे डेली बेसिस पे दे दो चाहे वीकली बेसिस पे दे दो, इनका 480 दोनों केसेस में आ रहा है। बी का अगर देखें तो अगर हम लोग डेली पेमेंट करते हैं डेली बेसिस पे तो बी का आता है 540, लेकिन अगर वीकली कैलकुलेशन करेंगे तो 600 आ रहा है। तो बी को क्या मिलना चाहिए 600 रुपीज मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा रूल्स बता रहा है विच एवर इज हायर, ठीक है। दोनों तरीके से कैलकुलेट करो, वीकली और डेली, जो हायर होगा वही पेमेंट मिलना चाहिए वर्कर को। और सी का अगर देखें तो डेली बेसिस पे 600 और यहाँ पर 480, तो सी को कितना मिलना चाहिए, सी को 600 रुपीज मिलना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है विच एवर इज हायर, तो इसीलिए सी को मिलना चाहिए हम लोग का 600 रुपीज। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होगा, ठीक है। हम लोग पहले डेली बेसिस पे भी चेक कर लेंगे और वीकली बेसिस पे चेक करेंगे, जो हायर अमाउंट होगा वही हम लोग अपने लेबर को पे करेंगे, ठीक है। यही रूल्स है, इसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में नहीं पता है, मतलब देखो नॉर्मली तो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है तो फिर उनके लिए लेबर को पेमेंट कैसे जाएगा, उनके लिए जो ओवर टाइम का पेमेंट है वो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में डिसाइड होता है, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट ने कुछ अपना ऑफर रखा और लेबर अगर वो मान जाते हैं या फिर दोनों में जो है नेगोशिएशन करके जो निकल के आएगा वही वो लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लो, इफ एनी केस इज नॉट कवर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर कवर नहीं है, इसका मतलब वो 9 आवर्स वाला या 48 आवर्स वाला रूल्स अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो क्या 1948 देन ओवर टाइम पेमेंट is to be decided through mutual agreement between
मैनेजमेंट एंड लेबर। तो म्यूचुअल जो भी एग्रीमेंट होगा मैनेजमेंट और लेबर के बीच में वही फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कभी अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप किया है, ठीक है, जैसे 12th में रहता है पार्टनरशिप, अगर तुम लोगों ने या कॉलेज में कभी भी किया है, ठीक है, तो वहां पर एक ऐसा रूल्स होता है ना कि पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ नहीं है तो वो चीज फॉलो नहीं होता है। एक्सेप्ट एक ही चीज फॉलो होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या ना हो, पार्टनर अगर लोन देता है तो 9% इंटरेस्ट, मतलब ये क्या हो गया। और बाकी चीजों का अगर कुछ भी हो रहा है तो म्यूचुअल जो है उसमें जो है एग्रीमेंट होता है उसी के हिसाब से। तो जो भी हो, अभी हमें पार्टनरशिप का जरूरत नहीं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहे थे। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर कवर नहीं है तो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसी को फॉलो करके ओवर टाइम का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अभी जो सीखा उस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन फ्लो। देखो जहां पर ये टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करके ही वेजेस पूछा है कि कितना होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड। जॉब कार्ड का मतलब होता है वर्कर लोगों को जॉब कार्ड दिया जाता है जहां पर वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने घंटे काम किया, कौन से जॉब पे किया, ठीक है, ये सारी चीजों का डिटेल्स जो है लिखा हुआ रहता है। तो जॉब कार्ड जो है दिया हुआ है for repair of customers equipment that a total of 154 labor hours have been put in as details below। मतलब काम क्या है, कोई वर्कर ने कुछ इक्विपमेंट दिया था उसको रिपेयर करने का काम था, ठीक है, जिसको वर्कर लोग कर रहे थे, और उसपे उन्होंने टोटल 154 लेबर आवर्स जो है डिवोट किया, ठीक है, मतलब ये काम को पूरा करने में 154 लेबर आवर्स लग चुके हैं। अब ये लेबर आवर्स कैसे, किसने कितने आवर्स काम किए उसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, ये देखो। वर्कर तीन थे, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। वर्कर ए को पेमेंट किया गया है 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब एक दिन का 200 रुपीज के हिसाब से पे किया जाता है, एक दिन में 8 आवर्स काम करवाया जाता है। ये देखो, ए पेड एट 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, पर डे 200 एंड पर डे 8 आवर्स काम होता है, ठीक है। वर्कर बी पेड एट 100 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब एक दिन 8 घंटे का होता है और एक दिन के लिए 100 रुपीज पे होता है। वर्कर सी पेड एट 300 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब सबका वेज रेट अलग ही होगा, ठीक है। ये तो रेट नहीं बताया है, ये पर डे का बता रहा है। वेज रेट ये भी है डे बेसिस पे, लेकिन आवरली बेसिस पे देखें तो ये नहीं होगा, है ना। आवरली बेसिस पे देखेंगे तो ये नहीं होगा। आवरली बेसिस पे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 200 फॉर पर डे, ठीक है, और पर डे में 8 आवर्स काम होता है, तो 8 आवर्स से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमें पर आवर बेसिस पे मिल जाएगा। ये तो डेली बेसिस हो गया, डेली 200 मिलता है, मतलब आवरली 25 रुपीज करके मिलता है। 1 आवर के लिए 25, ऐसे करके 8 आवर्स के लिए हम लोग को 200 मिलता है। ये आवरली वेज रेट हो गया, ये डेली वेज रेट हो गया, डेली बेसिस पे, डे बेसिस पे, ठीक है। हर एक चीज का मतलब अलग होता है। यहाँ पर 100 रुपीज एक दिन का मिलता है, और 8 आवर्स बेसिस पे अगर देखें तो हम लोग का जो आवरली वेज रेट है वो कुछ कितना आ रहा है, ठीक है। और सी का देखते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 8, क्या ये आवरली वेज रेट जरूरत होगा, हम लोग देखते हैं नीचे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, एक बार हम जस्ट बता रहे हैं। तो अगर हम लोग आवरली देखें तो ये इतना होगा, ठीक है, ये इतना हो गया। अभी तक क्वेश्चन पढ़ के हमने ये नहीं डिसाइड किया कि आवरली वेज रेट चाहिए या नहीं चाहिए, हम जस्ट बता रहे हैं कि पर डे 200, डेली 100, डेली 300, बट आवरली बेसिस पे इनका 25, इनका 12.5, इनका 37.5 वेज रेट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, किसने कितने टाइम काम किया। तो जो शेड्यूल है वो मंडे से लेके सैटरडे तक का है, ठीक है। तो इन्होंने वर्कर ए ने 10.5, इन्होंने 8 आवर्स, इन्होंने 10.5, इन्होंने 9.5, इन्होंने 10.5, बी ने 8 ऐसे करके 8 आवर्स करके काम किया, और सी ने कुछ इतने काम किए, ठीक है। और टोटल जब वीकली हम लोगों ने देखा, इनका 49 आवर्स, इनका आ गया 48, इनका 57, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय
कंसिलेशन द वर्कर आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस, ठीक है, तो इनको डीए भी दिया जाएगा, ठीक है। मेन बात क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय कंसिलेशन द वर्कर आर टू बी पेड, वर्कर को क्या देने का बात हुआ है, डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर्स रिलेटिंग टू ईच मंथ व्हिच वर्क्स आउट 968 फॉर द रेलिवेंट मंथ। मतलब क्या बोल रहा है कि डिसाइड ये किया गया है कि वर्कर को डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। डियरनेस अलाउंस एक्चुअली जो होता है महंगाई के साथ कोप अप करने के लिए दिया जाता है, मतलब अगर जो इन्फ्लेशन है उसके साथ हम लोग एड पर हो पाए, मतलब जो भी काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन्फ्लेशन तो उनको भी इम्पैक्टफुल करता है ना, तो फिर अगर उनका जो है हम लोग सैलरी नहीं बढ़ाते उनको एडिशनल डीए दे सकते हैं, सैलरी नहीं बढ़ाते हैं तो उसको डीए दिया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि डीए देंगे, ठीक है। अब क्यों दिया जाता है वो भी मैंने बताया, प्लस लिखा हुआ भी है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब जीने का खर्चा, तो जीने का क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये तीन तो मैंडेटरी है ना, ये तीन इंसान को चाहिए, ठीक है, फूड शेल्टर है ना, तो यहाँ पर और क्लोथ्स, ठीक है, ये तीन हमें चाहिए होता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब मेनली वही होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर्स रिलेटिंग टू ईच मंथ, हर मंथ का इनका जो है उसके बेसिस पे इनको डीए दिया जाएगा, विच वर्क्स आउट, वो कितना दिया जाएगा, 968 फॉर द रेलिवेंट मंथ, ठीक है। मतलब हर मंथ में जितना काम होगा उसके बेसिस पे 968 करके डीए दिया जाएगा। द डियरनेस अलाउंस इज पेएबल टू ऑल वर्कर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट। वेज रेट किसी का कितना भी हो, जैसे अभी मैंने कैलकुलेट किया था, इनका 25, इनका कुछ 12.5, इनका 37.5, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ आया था। बोल रहा है कि डीए सभी को दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इनको कम मिलता है इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, इनको ज्यादा मिलता है, या फिर ज्यादा जिनको मिल रहा है उनको देंगे बाकी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट, वेज रेट किसी का कितना भी क्यों ना हो, सभी को जो है डीए दिया जाएगा if they are present or are on leave with wages on all working days। अच्छा, और एक चीज भी बोल दिया है, डियरनेस पेएबल टू ऑल वर्कर, सारे वर्कर को दिया जाएगा। वेज रेट भी मायने नहीं रखता है डीए पेमेंट करते वक्त, इफ दे आर प्रेजेंट, ठीक है, और आर ऑन लीव, चाहे वो प्रेजेंट थे काम में या फिर छुट्टी में थे, या फिर उन्होंने लीव विथ वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज, मतलब उन्होंने छुट्टी लिया था वेजेस के साथ, मतलब पेमेंट भी मिल रहा है, जो भी कंडीशन हो, ये कंडीशंस बताएं, ठीक है। कंडीशन कुछ भी हो, हर एक वर्कर को डीए मिलेगा, ठीक है, यही चीज ये लाइन बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, संडे इज अ वीकली हॉलीडे एंड ईच वर्कर has to work for 8 hours on all weekday and 4 hours on Saturday। अच्छा, अब ये इनका डिसीजन है। देखो, फैक्ट्रीज एक्ट तो बोल रहा है कि 9 आवर्स से ज्यादा नहीं काम करवा सकते, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि हमारा संडे वीकली हॉलीडे होता है, हर एक वर्कर को 8 आवर्स काम करना है हर हफ्ते में, और सैटरडे को 4 आवर्स काम करना है। द वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, 8 आवर्स फॉर 4 आवर्स वर्क। मतलब देखो, इन्होंने बोल दिया कि मंडे से लेके फ्राइडे तक कितना काम करना है, 8 आवर्स काम करना है, और सैटरडे 4 आवर्स काम करवाएंगे ये लोग, लेकिन पेमेंट वही 8 आवर्स का ही करेंगे, ठीक है। मतलब फुल डे काम करने का जितना पेमेंट होता है ना उतना ही मिल जाएगा हाफ डे काम करने के बाद, ये बता रहा है यहाँ पर। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट, ऑर्डिनरी वेज रेट जो होगा उसका डबल दिया जाएगा ओवर टाइम, मतलब ये फैक्ट्रीज एक्ट की तरह फॉलो हो रहा है। इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे और 48 आवर्स इन ए वीक, देखो फैक्ट्री एक्ट आ ही गया, भले क्वेश्चन में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये लैंग्वेज ना दिया हो, मतलब ये टर्म को यूज नहीं किया हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है वो हमें यही बता रहा है कि ओवर टाइम डबल देना है नॉर्मल वेज रेट से, ये भी फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड है। और इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स, अगर कोई 9 आवर्स से ज्यादा काम करेगा एक दिन में, या फिर 48 आवर्स वीकली अगर ज्यादा काम करता है, ठीक है, तो इनको डबल दिया जाएगा ओवर टाइम के लिए। अच्छा, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड आउट ऑफ 176 इज द रेलिवेंट नंबर। बोल रहा है कि हॉलीडेज को अगर हटा देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड आउट टू 176 इन द रेलिवेंट मंथ, मतलब जिस मंथ का ये डिटेल्स दिया हुआ है उस मंथ में अगर हॉलीडेज को एक बार हटाते हैं तो 176 आवर्स जो है टोटल
काम हुआ है। देखो ये एक मंथ का डिटेल्स दिया हुआ है ना, ये देखो ये एक मंथ का डिटेल्स दिया हुआ है और इस मंथ में बोल रहा है कि कितना काम हुआ है, 176 आवर्स काम हुआ है। इससे हम लोग डीए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग को डीए कैसे दिया जाएगा, कैसे बोला गया था, बोल रहा है कि 978 करके फॉर द रेलिवेंट मंथ में ईच मंथ में दिया जाएगा डीए, जितना काम हो रहा है उसकी बेसिस पे 968। ठीक है, तो वेज डीएनएस अलाउंस कितना हो जा रहा है, ये देखो 968 रुपीज दिया जा रहा है पूरे एक मंथ में। ठीक है, डीएनएस अलाउंस के लिए ये बोला था। और ये पेमेंट डिपेंड करता है कितने आवर्स काम हुए उसके ऊपर। तो काम कितने आवर्स हुए, 176 आवर्स, जो कि नीचे हमें पैरा में मिल गया। ठीक है, तो 968 डिवाइडेड बाय 176 यानी 5.5 करके हम लोग का डीए का कैलकुलेशन निकल गया है, मतलब रेट। ठीक है, रेट द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्सॉर्ब इनटू ओवरहेड। ठीक है, बोल रहा है नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट का तो बात नहीं आ रहा है, एक्चुअली ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट को तो ओवरहेड बोला जाता है कॉस्टिंग के लैंग्वेज में। बोल रहे हैं इसको डायरेक्ट में दिखाना है, लेकिन हम लोग को पता है कि ईएसआई, प्रोविडेंट फंड ये हमारा डायरेक्ट लेबर का ही पार्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इसको ओवरहेड में एब्सॉर्ब करवाओ, मतलब ओवरहेड में चार्ज करो, तो हम लोग ओवरहेड में करेंगे, यहाँ नहीं दिखाएंगे। और वैसे भी देखो क्योंकि दिखाना नहीं है ना, तो इन्होंने प्रोविडेंट फंड, ईएसआई ये सब तो कोई डिटेल्स दिया भी नहीं है कि कितना कितना है। अगर हम लोग सपोज कि ऐड करना भी चाहते, वैसे तो मना कर रखा है, लेकिन है कहाँ डेटा, डेटा जो हम लोग ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास प्रोविडेंट फंड रिलेटेड कोई डेटा है ना, तो ईएसआई रिलेटेड। ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दिया है। ठीक है, ताकि हम लोग सोचेंगे फिर इसका क्या ट्रीटमेंट करें। अब जब क्वेश्चन खुद मतलब चल के आगे बोल रहा है कि भाई हम लोगों को ये वाला डायरेक्ट लेबर में नहीं देना है, हमें पता है रूल्स के हिसाब से देना है, बट क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई कर रहा है नहीं देना है, तो हमें क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नहीं देंगे, तब तो हम लोग बोल नहीं सकते कि रूल्स ये है रूल्स वो है, क्वेश्चन में बताया है तो इनका कुछ रूल्स होगा अपने हिसाब से, तो ये फॉलो कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे पास कोई डेटा है नहीं कि हम लोग पीएफ और ईएसआई का कैलकुलेशन कर ले और उसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड कर दे। अच्छा, अब करना क्या है, कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर। हर एक वर्कर को कितना पेमेंट करना है वो कैलकुलेट करके हमें देना है, मतलब वर्कर ए बी सी। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग का नॉर्मल वेजेस कितना होगा और ओवरहेड टाइम कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं वर्कर ए बी सी, तीनों का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ओवर टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या डिटेल्स दिया था, ये 10.5 आवर्स है। ठीक है, 10.5 आवर्स है, तो ओवर टाइम लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पर ना हमें दो तरीके से लेकिन निकालना पड़ेगा, ओवर टाइम पर डे बेसिस भी और हमें वीकली भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर निकाल लेते। चलो यहाँ पर 10 डेली कितना काम हो रहा है, डेली कितना करना है और ओवर टाइम डे बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, डेली कितना काम करना है और ओवर टाइम, और डेली कितना काम करना है और ओवर टाइम। तो यहाँ पर देखो 10.5 था, तो डेली कितने आवर्स काम करने हैं, डेली काम करना है
9 आवर्स फैक्टरीज एक्ट ही एप्लीकेबल है। ये देखो, ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे। एक दिन में 9 आवर्स से ज्यादा काम करने से वो ओवर टाइम होता है। तो 10.5 में 9 आवर्स से कितना ज्यादा हुआ है, तो ये डेली और ओवर टाइम नहीं लिख के इसको नॉर्मल लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नॉर्मल लिख देते हैं और ओवर टाइम लिखते हैं। नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम, ठीक है, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए, यहाँ पर 10.5, तो ये नॉर्मल टाइम 9 आवर्स हो जाएगा। 9 आवर्स से जितना ज्यादा होगा वो ओवर टाइम हो गया, मतलब 1.5 आवर्स वर्कर ए का। फिर 8 आवर्स, तो 8 आवर्स का मतलब यहाँ कुछ भी ओवर टाइम नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा फिर 10.5, तो 10.5 मतलब वही 9 और 1.5 वाला। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो 9.5, तो 9 और 0.5 मतलब हाफ आवर जो है ओवर टाइम हुआ। 10.5, 10.5 का मतलब फिर वही 9 और 1.5। ठीक है, ये हम लोग का जो है ओवर टाइम हो गया। सैटरडे तो इन्होंने काम किया ही नहीं है, चलो सैटरडे इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, तो हम लोग इसका टोटल लगाते हैं। तो यहाँ पर ओवर टाइम कितना हो जाएगा, नॉर्मल कितना हो रहा है, तो नॉर्मल देख लो हो रहा है 9 + 8 प्लस 3 बार 9 है मतलब 27, 44 हो गया। ठीक है, और ओवर टाइम 1.5, 1.5 और 0.5 और 1.5। ठीक है, तो ये हो गया 5 आवर्स ओवर टाइम डेली बेसिस पे, 5 आवर्स हो गया। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ ये साइड में वीकली भी निकाल ले तो एक ही बार में हो जाएगा। और वीकली ओवर टाइम ऐसे लिखते हैं, वीकली ओवर टाइम, ओटी लिख देते हैं। वीकली ओवर टाइम कितना होगा, ये साइड पे जगह है तो सारे कैलकुलेशन हम लोग के एक ही जगह पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने वीकली कितने टाइम काम किया है, देखो वीकली 49 आवर्स काम किया है, तो इनका वीकली ओवर टाइम कितना हो जाएगा, 49 - 48। ठीक है, तो वीकली इसको ना, इसको भी दो पार्ट में कर ले तो ठीक रहेगा। ये देखो, इसको भी हम लोग दो पार्ट में कर लेते हैं, वीकली नॉर्मल और ओवर टाइम ऐसे कर लेते हैं। नॉर्मल और ओवर टाइम, ठीक है, वीकली नॉर्मल 48 आवर्स होना चाहिए, बट इन्होंने किया है 49 आवर्स, तो 1 आवर्स इनका ओवर टाइम है। तो वीकली कैलकुलेशन का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 48 आवर्स नॉर्मल और 1 आवर ओवर टाइम। ठीक है, तो एक ही जगह पे हो गया, नहीं तो ना बहुत बार लिखना पड़ेगा, बट क्वेश्चन है नहीं उतना टफ। ठीक है, मतलब इसका प्रेजेंटेशन अगर हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं तो इजीली होगा, नहीं तो फिर काफी ज्यादा टाइम लगेगा इसको पूरा लिख के करने में। ठीक है, अब इसमें तो ये सब आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर भी एक कर लेते हैं, वीकली नॉर्मल और ओवर टाइम। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिख लिया। अब यहाँ पर देखो वर्कर बी का 8 8 8 8 8 हर जगह पे 8 है, तो इनका तो कोई ओवर टाइम है ही नहीं, तो नॉर्मल टाइम 8 आवर्स। संडे ये हो गया हम लोग का, यहाँ पर लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये कितने दिन काम किए हैं, सैटरडे तक। ठीक है, फ्राइडे और ये हो गया सैटरडे। ठीक है, इन्होंने नॉर्मली कितने टाइम काम किया, 8 आवर्स करके 6 डेज 48 आवर्स काम किया। ठीक है, 48 आवर्स, और डेली बेसिस पे किसी तरह का ओवर टाइम नहीं बन रहा है इनका। यहाँ पर डेली बेसिस पे किसी तरह का ओवर टाइम नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अच्छा वीकली अगर देखें तो वीकली इन्होंने 48 आवर्स काम किया है, जो कि नॉर्मल बात है, ओवर टाइम यहाँ पर कुछ नहीं आया। तो वीकली बेसिस पे भी इन्होंने 48 आवर्स काम किया और ओवर टाइम इनका यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सी का, वर्कर सी का देख लेते हैं। वर्कर सी का नॉर्मल टाइम जो है वो है हम लोग का 10.58, तो नॉर्मल टाइम 10 पॉइंट मतलब 9 आवर्स होगा, उससे ज्यादा होगा तो ओवर टाइम। हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इधर मेरा जगह है। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं ये वाला, वर्कर सी थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, वर्कर सी नॉर्मल टाइम ओवर टाइम। ठीक है, ये क्या है, ये डेली बेसिस का है। ठीक है, और वीकली, वीकली भी लिख लेते हैं, नॉर्मल और ओवर टाइम, नॉर्मल और ओवर टाइम, इस पे ज्यादा जगह नहीं लगेगा। ठीक है, 10.5 मतलब 9 आवर्स जो है वो नॉर्मल है,
और 1.5 हो जाएगा ओवर टाइम, 10.5 हो गया। 8 आवर्स नॉर्मल है, इसमें किसी तरह का ओवर टाइम नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो 10.5, फिर से वही यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1.5। अच्छा, इसके बाद देखो 9.5, मतलब 9.5 यानी कि 9 और 0.5। अच्छा, इसके बाद 10.5 और 8, 10.5, तो 10.5 मतलब 9, 1.5 और 8 आवर्स, तो यहाँ पर हो गया 8 आवर्स। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। 9 4 टाइम्स है 36 प्लस 60, तो 52 आवर्स हो गया। ठीक है, 52 आवर्स हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं ओवर टाइम कितना हो जा रहा है। ये ठीक हुआ, 9 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 8, 52 आवर्स। ठीक है, 1.5 1.5 3 और यहाँ पर 4, 5 आवर्स, 5 आवर्स जो है ओवर टाइम हो रहा है। ठीक है, 5 आवर्स जो है ओवर टाइम हो रहा है। और अगर वीकली देखे तो ओवर टाइम कितना आ रहा है, वीकली 57 हुआ है, तो 48 नॉर्मल होगा, और 57 माइनस 48 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हम लोगों का ओवर टाइम वीकली बेसिस पे आ रहा है। तो वीकली बेसिस पे 9 आवर्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 48 और यहाँ पर लिख लेते हैं 9। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। एक बार हम लोगों ने पूरा ये रेडी कर लिया कि कितना ओवर टाइम वगैरह हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करके देना है कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम। ठीक है, का कैलकुलेट करेंगे, फिर बी का कैलकुलेट करेंगे और सी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो ए का अगर हम लोग देखें तो ए को अगर हम लोग डेली बेसिस का देखें, मतलब हमें कंपेयर भी तो करना पड़ेगा ना, जो हाईएस्ट होगा। एक हमें डेली बेसिस पे देखना पड़ेगा और एक हम लोग को वीकली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे देखेंगे तो नॉर्मल 44 आवर्स के लिए जो मिलना है वो मिलेगा। 44 आवर्स के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कितना करके इनका वेज रेट है। ये देखो, वेज रेट है, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, 200 डिवाइडेड बाई 8, 200 डिवाइडेड बाई 8। नॉर्मल वेज रेट कितना आ रहा है, 25 करके आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल वेज रेट 25। अच्छा, हमें ना एक बार वेज रेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल में। ठीक है, टोटल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेजेस मतलब तो सिर्फ जो है नॉर्मल वेजेस नहीं है, वेजेस मतलब वेजेस प्लस डीए होता है, तो हम लोग को वो भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसके बाद ही यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, पहले ना ओवर टाइम नहीं, पहले हम लोग को वेजेस कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस, तभी तो ओवर टाइम निकालेंगे, उसका डबल होगा। पहले नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस, तो यहाँ पर लिखते हैं कितना कितना होगा, ए बी और सी। बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस पर आवर। ठीक है, पर आवर ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि डीए वगैरह सब आवरली बेसिस पे, तो आवरली बेसिस पे निकालना पड़ेगा। बेसिक वेजेस पर आवर, ए का कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 8 जितना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 200 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स, तो ये आ जा रहा है 25। इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, तो ऐड करने में आसानी रहेगा। ये हो गया 25 पर आवर, 25 रुपीज पर आवर। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। फिर उसके बाद 100 डिवाइडेड बाई 8, 100 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स। 100 डिवाइडेड बाई 8 देखते हैं कितना होता है, 12.5। नेक्स्ट देखते हैं कितना है, 300 डिवाइडेड बाई 8, 37.5। ये हो गया हम लोगों का बेसिक वेजेस। इसके बाद इनको क्या मिलता है, डियरनेस अलावेंस भी मिलता है। डियरनेस अलावेंस पर आवर, आवरली बेसिस पे मिलता है। ये क्वेश्चन ही हमें बता रहा है आवरली बेसिस पे मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो क्या बोला था,
In terms of an award in employee conciliation, the worker are to be paid DNS allowance on the basis of cost of living index figure relating to each month, which works out at the rate of 968 for the relevant month. हर मंथ में 968 रुपीज करके मिल जाता है इनको डीए, और वो डिपेंड करता है कितना टाइम काम हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ तो 176, तो यहाँ पर लिखते हैं 968 रुपीज मिला है रेलिवेंट मंथ में, और 176 आवर्स काम हुआ है, तो 5.5 आया था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। 968 डिवाइडेड बाय 176, तो 5.5, तो डीए हो गया 5.5, सभी का सेम हो जाएगा 5.5, ठीक है। तो अगर हम लोग ये ऐड कर लेते हैं, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा नॉर्मल वेजेस, ठीक है। नॉर्मल वेजेस मतलब बेसिक प्लस डीए, नॉर्मल वेजेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कितना होगा, 30.5, ये हो गया 12 प्लस 5 17 और 18 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 37 प्लस 5 37 प्लस 5 42 और 1 रुपीज मतलब 43। ये क्या निकल गया, ये निकला नॉर्मल वेजेस पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग को ओवर टाइम कैलकुलेट करना है तो हम लोग वो कैसे दिखाएंगे, ओवर टाइम ऐसे निकल के आएगा, ओवर टाइम वेजेस पर आवर इक्वल टू, इसका डबल हो जाएगा, डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस, है ना। नॉर्मल वेजेस का डबल हो जाएगा, यही रूल्स होता है। तो 40 यहाँ पर 30.5 का डबल 61, 18 का डबल 36, ठीक है, और 43 का डबल 86, ठीक है। ये इनका क्या हो जाएगा, ओवर टाइम का पेमेंट हो जाएगा 61, 36 और 61, 36 और कितना हो रहा है ये वाला 86 करके, ठीक है। अब हम लोग ओवर टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ नॉर्मल वेजेस का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहले ओवर टाइम का निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम पेमेंट। तो ए वर्कर का कितना होगा, देखो ए वर्कर ने कितने टाइम काम किया है। अगर हम लोग देखें तो इनका नॉर्मल वेजेस है 44 आवर्स, ओवर टाइम है 5 आवर्स, ये हो रहा है डेली बेसिस पे, और वीकली बेसिस पे 1 आवर। तो देखो हम लोग आवर्स को चेक करके भी देख सकते हैं हमें किस बेसिस पे पेमेंट करना चाहिए। तो यहाँ ओवर टाइम 5 आवर्स आ रहा है, यहाँ ओवर टाइम 1 आवर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस बेसिस पे पेमेंट करेंगे तो ही ज्यादा होगा। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे करेंगे तो कम होगा, चेक करके देख सकते हो। हम यहाँ पर शॉर्टकट पे चेक करके दिखा देते हैं, ये देखो आवर चेक करके भी हम लोग पता कर सकते हैं। ये देखो 44 आवर्स का पेमेंट हमें जितना देना है, ठीक है। तो वेज रेट कितना आया है, यहाँ पर वेज रेट आया है कुछ इतना 30.5, ठीक है। देखो हम प्रूव करके दिखाते हैं कि हम लोग अगर सिर्फ आवर से चेक करेंगे तो भी होगा 30.5, और ये 5 आवर्स का आ जाएगा 30.5 का डबल। ये देखो 44 इंटू 30.5, तो ये हो गया 1342, और 30.5 का डबल यानी कि 61 इंटू 5, 61 इंटू 5, तो ये हो गया 305, और टोटल करने पे आ जाता है 1342, तो ये हो गया 1647, ठीक है। ये हम लोग का डेली बेसिस पे हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 48 इंटू 30.5, ठीक है, तो 48 इंटू 30.5, तो ये हो गया 1464, और 1 आवर के लिए 30.5 का डबल यानी 61। अब इसमें 61 ऐड कर लो, देखो 61 ऐड करने से कितना है 1525, कम आया ना। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, मेरा बात समझ रहे हो। हम लोगों ने एक बार पूरा डेली बेसिस पे चेक करेंगे, एक बार पूरा आवरली बेसिस पे चेक करेंगे, जरूरत नहीं। हम लोग ओवर टाइम का आवर्स देखेंगे, डेली बेसिस पे ज्यादा है कि वीकली बेसिस पे ज्यादा है। अगर डेली बेसिस पे ज्यादा है तो इसी का पेमेंट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करके चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ए को कौन से बेसिस पे पे करेंगे, ए को हम लोग डेली बेसिस पे पे करेंगे, क्योंकि उसी पे उनका जो है पेमेंट ज्यादा होगा। तो ए को पेमेंट कितना करेंगे, ए को हम लोग 44 आवर्स के लिए करेंगे, ओवर टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं। 44 आवर्स के लिए हम लोग करेंगे 30.5 करके, और जो हम लोग का 5 आवर्स ओवर टाइम है, 5 आवर्स ओवर टाइम है, ये हम लोग का हो जाएगा 61 रुपीज करके। यहाँ पर कितना हो रहा है फिर 44
इंटू 30.5, तो ये हो गया 1342, और 61 इंटू 5, तो ये हो गया 305। तो टोटल करने पे 1342, 1647। ठीक है, यहाँ पर ओवर टाइम के साथ साथ नॉर्मल वाला भी कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पेमेंट लिख दो, ओवर टाइम भी कैलकुलेट कर रहे हो और नॉर्मल वेजेस भी तो कैलकुलेट करें ना, तो ऐसे लिख दो। ए का हो गया, अब हम लोग बी का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो बी का यहाँ लिखते हैं, बी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो बी के लिए चेक करते हैं, बी का किस बेसिस पे करने से ज्यादा होगा, तो चेक करो। ओवर टाइम यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, इनका तो कोई ओवर टाइम है ही नहीं, तो इनको 48 आवर्स का पेमेंट मिलेगा 18 रुपीज करके। तो बी का हो जाएगा 48 आवर्स इंटू 18, इनका ओवर टाइम 0 है, ओवर टाइम कुछ नहीं हुआ, तो 48 इंटू 80, तो ये हो गया 864 रुपीज। ठीक है, और सी का पेमेंट कितना हो जाएगा, सी को किस बेसिस पे करने से ज्यादा होगा, ओवर टाइम यहाँ है 5 आवर्स, ओवर टाइम यहाँ आ रहा है 9 आवर्स। ठीक है, तो इनको वीकली बेसिस पे पेमेंट करना चाहिए, तब जाके इनको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वीकली बेसिस पे पेमेंट करना चाहिए, यहाँ 9 आवर्स आया हुआ है, तो 48 आवर्स और 9 आवर्स, सी का पेमेंट हो जाएगा 48 आवर्स नॉर्मल वेजेस और 9 आवर्स ओवर टाइम वेजेस। ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस है 43 और देखो ओवर टाइम है 86, 43 और 86, तो देखते हैं कितना होगा यहाँ पर। 86 इंटू 9, ये हो गया 774। अच्छा, और ये वाला 48 इंटू 43, तो ये हो गया 2064, 2064 ऐड कर लेते हैं 774, तो ये हो गया 2838। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने एक ही बार में पूरा कैलकुलेशन ऑफ वेजेस कर लिया, जहां पर हम लोगों ने नॉर्मल वेजेस भी किया। ये कौन सा वेजेस है, ये है नॉर्मल वेजेस। ठीक है, ये कौन सा वेजेस है, ये है नॉर्मल वेजेस, ये कौन सा है, ओवर टाइम, ओवर टाइम वेजेस। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से ओवर टाइम लैंग्वेज हटा दिया, दोनों ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा टोटल वेजेस। ठीक है, ये टोटल वेजेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर देखो इनका कोई ओवर टाइम नहीं था, तो इनका नॉर्मल वेजेस हो गया, इनका ये नॉर्मल, तुम लोग आगे लिख लो अगर जगह है तो, और ये ओवर टाइम वेजेस। ठीक है, ये ओवर टाइम वेजेस निकल के आ गया, ये टोटल वेजेस कैलकुलेट हो। ठीक है, अभी देखो हम लोग को बोला क्या था, हमें बोला था कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर, हर एक वर्कर को टोटल हमें कितना पेमेंट करना है ये कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो वेजेस पेबल हम लोग का आ जाता है ये वाला 1647, 864, और यहाँ पर आ गया 2838। अच्छा, ये हम लोग का टोटल, ठीक है, मेरा 2064 प्लस 774, हाँ 2838 यही आ रहा है। ठीक है, 2838 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये देखो यहाँ पर हम लोग का ये कंप्लीट हो जाता है, इसमें और कुछ नहीं करना है, बस प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर चाहो तो वीकली को अलग से कर सकते हो। हम जस्ट कोशिश कर रहे थे कि एक ही टेबल पे अगर आ जाए पूरा कैलकुलेशन तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये वाला हो गया, इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो इलास्ट्रेशन 5 है उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, ये 3 टाइप्स ऑफ ओवर रेट पे क्वेश्चन है, ओवर टाइम पे। ठीक है, तो ओवर टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है वो हमें पता करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं और जान भी लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में ओवर टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन हो सकता है जहां पर कोई वर्कर ओवर टाइम करेगा या फिर फैक्ट्री में उसे ओवर टाइम काम करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो होता है कि हम लोग ओवर टाइम क्यों कर रहे हैं, ओवर टाइम इसीलिए कर रहे हैं कि मान लो कि कस्टमर ने अचानक से कुछ हमारे पास स्पेशल डिमांड पे कुछ बनवाने के लिए बोल दिया। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग अगर बनाते हैं
जैसे कि फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, तो कस्टमर ने बोला कि मुझे कुछ स्पेसिफिक डिजाइन बता दिया कि इस डिजाइन का मुझे चेयर चाहिए और 1000 पीसेस चाहिए और 1 वीक के अंदर चाहिए, लेकिन हम लोग इस बात के लिए रेडी नहीं है। नॉर्मली हमारा ये प्रोडक्शन का जो मतलब कैपेसिटी है वो इतना नहीं है, लेकिन अगर हमें वो डिमांड लेना है, मतलब वो ऑफर एक्सेप्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो हम लोग ओवर टाइम कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है रीजन ओवर टाइम का कि मान लो हमारा कोई मशीन ब्रेकडाउन हुआ, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, कोई एबनॉर्मल रीजन से हम लोग काम नहीं कर पाए थे, अभी उस काम को ओवर टाइम करके पूरा कर रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है ओवर टाइम करने का। दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग जो काम करते हैं या जो प्रोडक्शन करते हैं उसका पूरा साल इतना ज्यादा डिमांड होता है कि हमें इतना ज्यादा कस्टमर डिमांड है कि हमें ओवर टाइम किए बिना हम लोग उस काम को फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब डेली बेसिस पे ही इतना डिमांड है कि हमें डेली बेसिस पे ओवर टाइम करना पड़ता है। मतलब ना तो कोई हमारे साथ कुछ एबनॉर्मल रीजन हुआ है, ना तो हम लोगों का कोई कस्टमर का स्पेसिफिक डिमांड है, डेली का जो काम है उसमें ही हमें ओवर टाइम जो है देना पड़ता है, नहीं तो हम लोग जो है मार्केट में डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते। ये 3 रीजन हो सकता है ओवर टाइम होने का। अब इसके बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या क्या होगा। तो पहला लिखो, इफ द ओवर टाइम occurs due to the desire or request of the customer, then the entire amount of overtime wages will charged to only that particular जॉब। ठीक है, मतलब कस्टमर ने कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर दिया, उसके लिए हम लोगों ने ओवर टाइम करवाया, तो ओवर टाइम करवाए तो लेबर कॉस्ट बढ़ गया। अब उस कॉस्ट को तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट पे ही चार्ज करना है, तो हम लोग सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। जैसे मान लो हम लोग नॉर्मली जो भी प्रोडक्शन करते, कस्टमर ने आके अपना स्पेसिफिक डिमांड बता दिया कि हमें इस तरीके का चीज इतना पीसेस चाहिए, 1 वीक के अंदर चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक चेयर का एग्जांपल दिया, अगर हम लोग फर्नीचर बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक बता दिया मुझे इस तरीके का, इस मॉडल का या इस तरीके का चेयर चाहिए, 1000 पीसेस चाहिए, 1 वीक के अंदर चाहिए। ठीक है, तो उस 1000 पीसेस को बनाने के लिए हम लोगों ने जितना भी ओवर टाइम पे किया है वो हम लोग वही 1000 पीसेस चेयर पे अप्लाई करेंगे, बाकी चेयर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस पे वो ओवर टाइम हम लोग अप्लाई ओवर टाइम किया। और हम लोग वो अब देखो जब कोई आके बोलता है ना मुझे इतने ही दिन के लिए चाहिए, तो उनको भी पता होता है कि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। बात कर लेना चाहिए ना कि देखिए आप इतना जल्दी मांग रहे हैं तो फिर हम आपका कॉस्ट जो है हमारा नॉर्मल जो कॉस्ट होता है उससे ज्यादा हो जाएगा। अगर वो मानेंगे तभी हम लोग ऑर्डर लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे। ठीक है, वो तो होता है ना कि आप इतना जल्दी बोल रहे हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग बाकी प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक डिमांड पे जो बना रहे हैं उसी प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। ये इस सिचुएशन में होता है। दूसरा सिचुएशन जो मैंने बोला, इफ द ओवरटाइम ऑफर्स ड्यू टू द जनरल प्रेशर ऑफ वर्क and is worked regularly throughout the year, as a normal features then the overtime wages will be charged evenly
to all the customer। ठीक है, अभी हम लोग ओवर टाइम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कर रहे कि कोई स्पेसिफिक कस्टमर आके कोई स्पेसिफिक डिमांड रखा है, उसको मतलब लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है, तो हम लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं, वर्कर ओवर टाइम काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो इतना डिमांडिंग है, जो प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट का कर रहे हैं इतना डिमांडिंग है मार्केट में कि हमें डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे हम लोग ओवर टाइम करवाते हैं। इफ द ओवर टाइम ऑफर्स ड्यू टू जनरल प्रेशर ऑफ वर्क and is worked regularly throughout the year as a normal features, then the overtime wages will be charged evenly to all customer। तब सारे प्रोडक्ट पे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, सारे प्रोडक्ट पे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो हम लोग नॉर्मल चेयर प्रोडक्शन करते हैं, 1000 का जो स्पेशल डिमांड है उसका कॉस्ट अलग होगा, बाकी जो चेयर्स बन रहे हैं उसका कॉस्ट अलग होगा, क्योंकि उसमें तो कोई हमारा जो कॉस्ट नॉर्मल लगता है, मान लो अगर नॉर्मली हम लोगों का एक चेयर मिलता है सपोज 700 रुपीज का एग्जाम्पल, ठीक है, तो अभी इनसे हम लोग 1000 लेंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि हमें जो चेयर चाहिए वो पहला बात है कि 7 दिन के अंदर चाहिए, स्पेसिफिक उनका कुछ मतलब डिजाइन है वो फॉलो करना है, तो हम लोगों को ओवर टाइम करवाना पड़ेगा वर्कर से। नॉर्मली मार्केट में हमारा चेयर 700 का बिकता है, लेकिन इनको हम लोग 1000 में बेचेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को 700 में ही बेचेंगे। इनका जो स्पेशल डिमांड है उसके लिए हम लोग 1000 में, क्योंकि इनका डिमांड हम लोग पहले रेडी करके देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर हम लोग जो भी चेयर बनाते हैं सारी चीजों को बनाने के लिए हमें ओवर टाइम भी करवाना पड़ता है, तो सारे प्रोडक्ट पे ओवर टाइम का कॉस्ट हम लोग चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इसके बाद लिखेंगे। इसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज वेज रेट। एवरेज वेज रेट टू बी चार्ज्ड टू ईच जॉब। हर एक जॉब में कितना वेज रेट लगेगा, तो एवरेज वेज रेट कैसे निकालेंगे? एवरेज वेज रेट ऐसे निकलेगा, एवरेज वेज रेट पर आवर कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस तो सभी को मिलता है, ठीक है, अगर ओवर टाइम होगा तब ओवर टाइम वेजेस मिलेगा। नॉर्मल वेजेस के लिए तो लोग आते हैं काम करने के लिए, और अगर ओवर टाइम कर पाते हैं तो ओवर टाइम में मिलेगा। ये तो फिक्स है, ये तो मिलना ही मिलना है। ओवर टाइम वेजेस प्लस नॉर्मल वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेजेस जो मिलता है वो नॉर्मल टाइम काम करने के बेसिस पे मिलता है, नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम। ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस मान लो जितना भी है 10, और ओवर टाइम मान लो हो गया 20 रुपीज। ये मान लो 8 घंटे काम करने के लिए होता है, और ओवर टाइम मान लो सॉरी ये मान लो 9 आवर्स काम करने के लिए हो, तो ओवर टाइम जो है 10 आवर्स हो गया, तो यहाँ 30 डिवाइडेड बाई 10 यानी 3 रुपीज एवरेज वेज रेट हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, मतलब हम लोग हर एक प्रोडक्ट पे 3 रुपीज ही कॉस्ट लगाएंगे वेजेस का। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए ओवर टाइम हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे बिजनेस का नॉर्मल फीचर्स बन चुका है। ठीक है, बिना ओवर टाइम के हम लोग मार्केट डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम लोगों का कुछ एबनॉर्मल रीजन हो गया, कुछ मशीन ब्रेकडाउन वगैरह इस तरीके का कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर कुछ हुआ, तो ओवर टाइम अगर करवा रहे हैं तो वो हमारा फॉल्ट है। ठीक है, इससे जो भी कॉस्ट बढ़ेगा वो हमें ही बेयर मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा रीजन हुआ जो कि एबनॉर्मल डाउन होके पड़ा हुआ है 5-6 दिन तक, तो नॉर्मल जो है प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे नॉर्मली उस पैसे को, तो क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, मार्केट में कोई बिकेगा नहीं, बाकी लोग कम में दे रहे हैं, हम लोग ज्यादा में देंगे तो कौन लेगा, नहीं लेगा। तो अगर ओवर टाइम जो है ये एबनॉर्मल रीजन से होता है, तो इसको लॉस मान के कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर लो। इफ द ओवर टाइम ऑकर्स ड्यू टू मिसमैनेजमेंट or due to any abnormal reason, then overtime wages will be charged to costing, profit and loss
देता हूँ, ठीक है। ये लॉस बोल के मान के चलना है हमें, ठीक है, लॉस है। ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते कि मेरा मशीन ब्रेक डाउन हो गया, हम ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो इसका पैसा हम अपने कस्टमर से रिकवर कैसे करेंगे? प्रोडक्ट में ऐड करके, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके के जब सिचुएशन होंगे तो वो हमें कॉस्टिंग टेल में देना है। अब देखो, ये क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा कि ये हम लोग जो भी पढ़े इसका हमारा क्वेश्चन से क्या लेना देना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 पर आवर, ठीक है। एक फैक्ट्री में बेसिक वेज रेट है 100 पर आवर। अच्छा, फिर क्या बोला है देखो, ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। ओवर टाइम दे रखा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। देखो, ओवर टाइम का मतलब होता है कि हम लोग नॉर्मल वर्किंग आवर्स खत्म हो गए उसके बाद काम कर रहे हैं, या फिर पहले से पहुंच गए और काम कर रहे हैं। मान लो जाना है 9 बजे, फैक्ट्री जाना है 9 बजे, हम लोग चले गए 7 बजे, 7 बजे से जाके काम कर रहे हैं। तो कोई अपने हिसाब से होता है, कोई बिफोर शेड्यूल आ जाता है, कोई शेड्यूल खत्म होने के बाद भी कर रहा है। डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कैसा हो रहा है या फिर वर्कर कैसे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है बिफोर नॉर्मल टाइम हो या आफ्टर नॉर्मल टाइम हो, तो इनको जो दिया जाएगा ओवर टाइम वो क्या है, 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। बेसिक वेज रेट कितना है, 100। तो 175% ऑफ 100 का मतलब होता है 175 रुपीज। तो अगर कोई नॉर्मल टाइम से आगे या बाद में भी काम कर रहा है तो उन्हें 175 पर आवर बेसिस पे दिया जाएगा पेमेंट। संडे एंड हॉलीडेज में आके कोई काम कर रहा है तो ये भी ओवर टाइम मानेंगे, तो उसमें दिया जाता है 225% ऑफ बेसिक वेज रेट। मतलब 225% ऑफ 100, यानी कि 225 कैलकुलेट करके देख सकते हो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्क। प्रीवियस ईयर काम कितना हुआ है वो बता रहा है। देखो, प्रीवियस ईयर जो काम हुआ है वो कुछ इतना हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है नॉर्मल टाइम 1 लाख आवर्स, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 20,000, ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे 5,000। इसका मतलब जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो कैसे करके पेमेंट होगा, ये देखो, नॉर्मल टाइम कितना है 1 लाख, तो इसके लिए 100 करके पेमेंट होगा। और नॉर्मल यहाँ पर ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, तो उसके लिए पेमेंट होता है 175 पर आवर करके, तो 175 करके पेमेंट होगा। संडे या हॉलीडे में आके कोई काम करता है तो उन्हें 225 पर आवर मिलता है, तो 225 करके मिलेगा, ठीक है। तो इस पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इस पे डायरेक्टली कौन सा रेट लगाए, 100, 175 या 225, हमें तो ऐसे बाइफरकेशन करके ही लगाना पड़ेगा। तो ये हमें प्रीवियस ईयर का डिटेल्स दिया है, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पेमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब देखते हैं आगे करने क्या बोला है। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन ए जॉब जेड, ठीक है। जेड बोल के एक जॉब था, उसमें कुछ काम ऐसा हुआ, नॉर्मल इतने टाइम काम हुआ, ओवर टाइम हुआ, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 100, और संडे और हॉलीडे को 25 आवर्स करके काम हुआ। तो इस पे 100 रुपीज करके, इस पे 175 और इस पे शायद 2 to 5 आया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस जॉब का पेमेंट होना चाहिए। मतलब इस जॉब में जो लेबर कॉस्ट लगेगा उसका कैलकुलेशन हमें ऐसा करना पड़ेगा। देखते हैं क्या कैलकुलेशन करने बोला। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब Z and overhead in each of the following instances, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, जॉब Z में कितना लेबर कॉस्ट होगा वो हमें देखना है, और हमें ये 3 केसेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले बोला है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर्स शॉर्टेज, ठीक है। तो हम लोग जो काम करते हैं उसके लिए हमें जो वर्कर चाहिए वो हमेशा शॉर्टेज रहता है, तो हम लोग हमेशा ओवर टाइम करते हैं। ये हमारे बिजनेस का एक रेगुलर मैटर हो गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें पता है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग का रेगुलर बेसिस पे ऐसा काम होता है कि हम लोग रेगुलर ही ओवर टाइम करवाते हैं, तब हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट पे उस कॉस्ट को जो है अपोर्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एवरेज वेज रेट निकालना पड़ता है जो कि कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन का आंसर इस तरीके से। दूसरा बोला है where overtime is worked irregularly to meet the requirements of production, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या दिया है कि अगर हम लोग ओवर टाइम किस लिए कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं इरेगुलरली, मतलब रेगुलरली हम लोग ओवर टाइम नहीं करते हैं, हम लोग इरेगुलरली ओवर टाइम करते हैं, मतलब जरूरत पे करते हैं। इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है। अब जरूरत क्या है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन करने का टारगेट लिया था वो फुलफिल नहीं कर पाए, अब उस प्रोडक्शन टारगेट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। मतलब ये हमारा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। ये तो ना हमारा डेली बेसिस का ओवर टाइम करने के लिए बोला गया है, ओवर टाइम होता है ऐसा बोला है, ना तो कोई
कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोला है, बोल रहा है कि हम लोगों का जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उसके रिक्वायरमेंट के साथ एड पर होने के लिए हम लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। मतलब ये हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब, जॉब जल्दी कंप्लीट हो उसके लिए हम लोगों ने ओवर टाइम करवाया। कस्टमर का डिमांड है जल्दी प्रोडक्ट हमें बना के दे दो, ठीक है। तो ये कस्टमर जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कस्टमर पे सिर्फ और सिर्फ उसी कस्टमर पे चार्ज होगा जिसके डिमांड पे हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ओवर टाइम के साथ। तो हमें ये 3 सिचुएशन पे ओवर टाइम का जो है बताना है कि कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। पहले हम लोग पॉइंट ए पे डिस्कस करेंगे, फिर पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 5। पहला, when overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to the worker shortage. तब हमें कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखो पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज वेज रेट। एवरेज वेज रेट कैसे निकलेगा, नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम। इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो हम लोग जॉब जेड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये दिया हुआ है, नॉर्मल टाइम है 1000 आवर्स, ठीक है। नॉर्मल टाइम है 1000 आवर्स। नॉर्मल टाइम है हम लोग का 1000 आवर्स और यहाँ पर ओवर टाइम है 100 और 25, ठीक है। 100 और 25 है। अच्छा एक सेकेंड, you are required to calculate the labor cost charged to job Z and overtime in each of the following instances, ठीक है। तो हम लोगों को एक सेकेंड, ये वाला हम लोग का जॉब जेड का है, टोटल 1125 आवर्स, इसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा लेकिन पहले हम लोग जो एवरेज वेज रेट निकालेंगे उसके लिए ये जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया था ना, वो वेज रेट हमें चाहिए होगा, ठीक है। वेज रेट हमें निकालना पड़ेगा, तो ये 175% करके है। ये सारी चीजों को एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का जो दे रखा है, देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो वेज रेट यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है ना, इसको भी हमें काम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसी के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ तो हमें डिटेल्स दिया हुआ है ना कि वेज रेट कितना कितना करके है, तो उसी बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 100 जो है ये नॉर्मल वेज रेट है, इसी के बेसिस पे तो हम लोग रेट निकाल पाएंगे। तो पहले रेट भी तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं नॉर्मल वेजेस प्रीवियस ईयर का कितना। नॉर्मल वेजेस यहाँ पर था, ये देखो नॉर्मल वेजेस यहाँ पर पहले निकालते हैं फॉर प्रीवियस ईयर, उसी के बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। इसीलिए तो ये दिया हुआ है नॉर्मल वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर 1,00,000 आवर्स इनटू कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। एट द रेट ऑफ 100 पहले ये निकाल लेते हैं, देखो कैसे होगा। ये हो गया, ठीक है, नॉर्मल वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर। और ओवर टाइम वेजेस, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम for before and after
नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर चाहो तो ऐसे लिख लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये रहा 20,000 आवर्स इनटू 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, 175% इंटू 100। ठीक है, तो मतलब 175 ही होगा। चेक करते हैं, देखो कितना होगा कैलकुलेट करने पे। 175 इंटू 20,000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 35 लाख। और एक हो जाएगा संडे और हॉलीडे पे, संडे एंड हॉलीडे, ओवर टाइम फॉर संडे एंड हॉलीडे फॉर प्रीवियस ईयर। ये है हम लोगों का 5,000 इंटू 225% इंटू 100। 225 इंटू 5,000, तो 11,25,000। ठीक है, अगर हम लोग ये तीनों का टोटल करते हैं तो कितना आता है, देखते हैं। 35 लाख प्लस 100 लाख। तो ये हम लोग का कैलकुलेट हो रहा है 14625, ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार लिखते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 14625,000। ठीक है, और आवर्स अगर लिखेंगे तो आवर्स का टोटल हो गया, यहाँ पर नॉर्मल है हम लोग का 1 लाख। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का रेट निकालेंगे, 1 लाख। ठीक है, ये नॉर्मल आवर्स, और ओवर टाइम का हो जाएगा हम लोग का 20,000 और 5,000, मतलब 25,000 आवर्स। अब देखते हैं कितना आता है पर आवर बेसिस। सही, ये डिवाइडेड बाय करेंगे 1,25,000, 117 आ गया। ठीक है, तो ₹117 पर आवर। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया उसका रीजन सुन लो। क्योंकि पॉइंट ए हमें बोला था कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे ओवर टाइम करते हैं, तो हम लोग को एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा ओवर टाइम का, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के रेट से निकाला। तभी हम लोग इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 1125 आवर्स का हमारा पेमेंट जो होगा ना, ये एवरेज बेसिस पे होगा, इनटू एवरेज रेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग इंडिविजुअली लगाएंगे तो पॉइंट ए के लिए वैलिड नहीं होगा। बात समझो, पॉइंट ए के लिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर के बेसिस पे एवरेज रेट निकालना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर जो जॉब सेट का हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो प्रीवियस ईयर के रेट के बेसिस पे ही तो होगा। करंट ईयर का तो हमें कोई रेट नहीं बोला है, प्रीवियस ईयर पे ऐसा रेट चल रहा था, बेसिक 100 था। अगर हम लोग ओवर टाइम दे रहे थे तो दो तरह का ओवर टाइम रेट था, और यहाँ पर हमें बताया था। इसको यूज करके हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का एवरेज रेट निकाला, क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट ए को देखते हैं और जिस लिए ओवर टाइम किया गया उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमें एवरेज वेज रेट पे करना पड़ेगा। मतलब 1125 आवर्स अगर काम करवा रहे हैं तो हमें 117 करके वेज रेट जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट ए के लिए हम लोग का ये आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, नाउ लेबर कॉस्ट चार्ज्ड टू जॉब जेड इज, यहाँ पर देखो 1125 आवर्स इनटू 117 पर आवर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1,31,625, ये इतना हमें चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग इस पे इंडिविजुअली कैलकुलेट करते, इस पे 100, इस पे अलग, तो नहीं निकल के आता ना, क्योंकि हम लोग को एवरेज रेट लेना है, हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का ये रेगुलर मैटर हो चुका है कि हम लोग ओवर टाइम से ही काम करवाते हैं। फिर सेकेंड वाला था हम लोग का कॉस्टिंग पीएल वाला कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन, ये वाला, when overtime is worked irregularly,
overtime is worked irregularly to meet the requirement of production तो ओवर टाइम तो हमारा चार्ज होगा ही नहीं, मतलब ओवर टाइम हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, प्रोडक्शन में चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख के दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पर अब हम लोग इंडिविजुअली करेंगे, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 1000 आवर्स के लिए हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, 1000 आवर्स के लिए हम लोग पेमेंट करेंगे नॉर्मली 100 करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, इतना। और उसके बाद देखो ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स हुआ है 100 आवर्स, ठीक है, 100 आवर्स, और यहाँ पर हुआ है देखो 25 आवर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, हम लोग को ओवर टाइम जो है वो चार्ज करना ही नहीं है, हमारे कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना है, मतलब प्रोडक्ट में चार्ज नहीं करना है। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, देखो तो इसको हम मतलब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको बाइफरकेट करके लिख के दिखाते हैं, देखो ऐसे करके लिख के दिखाते, यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं, पहले इसको लिख के दिखाते हैं। देखो चार्ज टू जॉब जेड, जॉब में कितना चार्ज करेंगे, तो जॉब में जितना भी काम क्यों ना हुआ, वो जितने भी आवर्स क्यों ना काम हुए हो, उसमें हम लोगों को 100 करके चार्ज करना है। हम लोग ओवर टाइम किसी भी तरह से इसमें चार्ज नहीं करने वाले, ठीक है। जेड में इतना चला जाएगा, और जो ओवर टाइम का पेमेंट होगा बाकी, वो हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। अब चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, तो ये देखो चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल कैसे निकालेंगे, कॉस्टिंग पीएल में जो चार्ज होगा उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। देखो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके चार्ज कर, इसका टोटल निकाल के भी माइनस कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो हम लोग का 100 आवर्स ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम का जो पेमेंट है वो हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, और ये ओवर एंड बिफोर जो है वर्किंग आवर्स, उसके लिए रेट होता है 175 इंटू 100%, ये देखो 175% इंटू 100, ठीक है। और ये जो 25 वाला है, 25 आवर्स है, ये है 225% इंटू 100, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हम लोगों का 100 इंटू 175, तो 17,500 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर हम लोगों को, एक मिनट, हम एक बार रेट देख लेते हैं, रेट देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को बोला है रेट से 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोग को कितना लिखना चाहिए पता है, 75, और हम लोग को लिखना चाहिए 125। क्यों हम बता रहे हैं उसके लिए, पहले यहाँ पर बता रहे हैं, हम दो तरीके से बताते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। इसका आंसर तो हमारा निकल के आ गया कि हमें जॉब सेट में कितना चार्ज करना है। ये अगर नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं हमें जॉब सेट में कितना चार्ज करना चाहिए। हम लोग को जॉब सेट में तो 1,12,500 चार्ज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ओवर टाइम यहाँ पर कुछ कैलकुलेट, मतलब ये जॉब के ऊपर आएगा ही नहीं, कॉस्टिंग पेल में कितना जाएगा वो हम दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 100 आवर्स जो हम कर रहे थे पहले, अगर हमें ऐसा कुछ नहीं सिचुएशन दिया हुआ रहता तो हम लोग ये वाले ओवर आवर्स के लिए कितना चार्ज करते हैं, यहाँ पर 175 करेंगे, ठीक है। ये इस रेट के बेसिस पर यहाँ पर 225 करके करते, तो हम लोग का आंसर कितना आता, पहले वो देख लो। यहाँ पर आ जाता 17,500, और ये 25 इंटू 225, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 5625। टोटल कर लो 5625, 17,500 प्लस 1 लाख, ठीक है। तो ये आ गया 1,23,125, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये इम्प्लॉय कॉस्ट है, इम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब एंड ओवर टाइम चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। ये हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट बी का सिचुएशन है, यहाँ पर इम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो चार्जेबल टू जॉब होगा, मतलब कितना वैल्यू, दैट इज ये वाला, यहाँ पर लिख दो, दैट इज
1,12,500, ठीक है। और ओवर टाइम जो है वो चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए, अच्छा एक मिनट, 1,23,000 हम लोग का कितना आ रहा है, 1,23,125 और माइनस 1,12,500, ठीक है। तो डिफरेंस जितना आ रहा है वही हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में जाना चाहिए। सोच के देखो, कॉस्टिंग पीएल में या ओवरहेड में जो भी बोलो कितना जाना चाहिए, ये देखो 1,23,125 माइनस 112500, तो ये हम लोग का माइनस करने से आ जाएगा, देखते हैं कितना आता है। 1,23,125 माइनस 112500, तो ये हो गया 10,625। देखो ये कैलकुलेट करने का तरीका कैसे हुआ, पहले हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमें टोटल कितना पेमेंट करना है। देखो पेमेंट तो हमें यही करना है, मतलब वर्कर को तो हम लोग इतना ही पेमेंट करेंगे, लेकिन इसका कितना पोर्शन जॉब में अप्लाई करेंगे, मतलब कस्टमर से रिकवर करेंगे, और कितना हम लोग अपने कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे, वो हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा टोटल कैश का आउटफ्लो होगा जब हम वर्कर को पेमेंट करेंगे। 1000 आवर्स नॉर्मल था तो 100 करके पेमेंट करेंगे, 100 आवर्स जो है ओवर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स था तो 175 करके पेमेंट करना पड़ेगा, 25 आवर्स हॉलीडे या संडे था तो 225 करके पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसे एक बार कैलकुलेट कर लिया, ये टोटल पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये टोटल पेमेंट हम लोग अपने मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे फिनिश गुड्स का जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर ये चार्ज नहीं होगा, वहां पर कितना चार्ज होगा, वहां पर ये चार्ज होगा। मतलब ये टोटल जो आवर्स निकला ना, ये टोटल आवर्स कितना आ रहा है, ये टोटल आवर्स तो यही आ रहा है ना 1125। लेकिन हम लोग जब अपने कॉस्टिंग हम लोग जॉब में जब चार्ज करेंगे तो 1125 को सिर्फ 100 रेट पे ही दिखाएंगे, मतलब जो भी काम हुआ उसके लिए हम लोग नॉर्मल वेज रेट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे फॉल्ट के वजह से हमें जो है ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है। मतलब जितने आवर्स काम हुए हैं वो ओवर टाइम किए बिना भी हो सकते थे, तो इसीलिए 1,12,500 सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो है प्रोडक्ट में चार्ज होगा। तो बाकी जो कैश का आउटफ्लो होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, या फिर बोल सकते हो वो ओवरहेड का पार्ट होगा, जैसे यहाँ पर बोला है। नॉर्मली कॉस्टिंग पीएल में जाता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, देखो हमें उसको कहाँ देना है, ओवरहेड में चार्ज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज रुपीज कितना हो जाएगा 10,625। खर्चा पूरा ही हो रहा है जो है कॉस्टिंग में चला जाएगा ओवर टाइम रिलेटेड, और बाकी यहाँ पर जो अमाउंट है जो हम लोगों ने नॉर्मल रेट पे कैलकुलेट किया वो हम लोग का जॉब में चला जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम बता रहे थे, इसका कैलकुलेशन हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने माइनस करके दिखाया, इसको हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखो 100 आवर्स के लिए हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं 175, लेकिन हमें 100 आवर्स के लिए 100 रुपीज करके ही पेमेंट करना है अपने जॉब की चार्ज करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा जो पेमेंट कर रहे हैं ना वो हम लोग का एबनॉर्मल रीजन से है। मतलब जब हम लोग 1125 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है इसको भी 100 से कर रहे हैं, इसको भी 100 से कर रहे हैं, इसको भी 100 से कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको और एक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 इंटू 75, एक्स्ट्रा हो रहा है 75, और 25 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग को 125, ठीक है। 25 इंटू 125, अब इसका कैलकुलेशन देखो इतना ही निकल के आएगा, ये हम बताना चाह रहे थे। तो ये देखो 25 इंटू 125 तो आ गया 3125, ऐड कर लो प्लस 7500, तो हम लोग का आ गया 10,625, ठीक है। अब तुम लोग ऐसे लिखो माइनस करके या फिर ऐसे करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर माइनस करने का रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली अपने जॉब में कैसे चार्ज करेंगे, इस पे भी एट द रेट ऑफ 100 लगाएंगे, इस पे भी एट द रेट ऑफ 100, इस पे भी एट द रेट ऑफ 100, लेकिन हम लोग जितना भी एक्स्ट्रा लगाएंगे वही हमारा ओवरहेड के लिए होगा। तो 100 तो वैसे भी लगता है, तो 75 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये अगर समझ में आता है ऐसे करो, अगर ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ऐसे करो कि हमें टोटल कैश आउटफ्लो इतना करना है, लेकिन वेजेस के लिए हम लोग मतलब जो लेबर कॉस्ट है फिनिश गुड्स के लिए इतना ही दिखा पाएंगे, तो बाकी हम लोग का ओवर टाइम वेजेस का यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट होगा। या तो माइनस करके कर लो या तो इस तरीके से इंडिविजुअली कर लो, दोनों सही तरीका है, जैसा ठीक लगता है वैसे कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और लास्ट वाला यहाँ पर यहाँ वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है फास्ट फास्ट डिलीवरी कर दो और ओवर टाइम हम लोग इसीलिए काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर ओवर टाइम
is work at the request of the customer तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं जॉब जेड एम्प्लॉय कॉस्ट कितना हो जाएगा। अगर हम लोग कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कस्टमर के रिक्वेस्ट पे करेंगे तो वो प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं, आराम से वो हम लोग प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो 1000 आवर्स जो कि नॉर्मल टाइम है, तो इस पे तो 100 करके ही चार्ज करेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा कुछ इतना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ओवर टाइम हुआ है 100 आवर्स, इसके लिए हमारा रेट बनता है 175 करके, ठीक है, 175 करके था, यहाँ पर बता दिया था ना, 175% ऑफ 100 यानी 175, और ये 25 आवर्स के लिए हो जाएगा 25 आवर्स के लिए 225, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देख लेते, देखो क्या आ रहा है, ये हो गया 17,500 और 225 इंटू 25, तो ये हो गया 5625। अब इसका ऐड कर लेते हैं 17,500 प्लस 1 लाख, तो ये हो गया 1,23,125। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी और ऑल्टरनेट तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो जैसे 1125 है, इसको भी और एक तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे देखो अगर हम लोग 1125 को पूरा ही 100 से कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,125,00, ठीक है, तो 1,12,500 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इसमें ओवर टाइम पेमेंट भी है, तो ओवर टाइम कितना है 100 आवर्स 25 आवर्स है, ठीक है। तो जब हम लोग 1125 को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओवर टाइम का आवर्स भी हम लोगों ने ले लिया है, जिसको हम लोगों ने 100 से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बचे हुए कितने से कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 100 175 से हो रहा है, तो यहाँ हम लोग 1000 लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ 1125 लगा रहे हैं, तो ये सोच के देखो कि 1125 कैसे आया होगा, सोचो 1000 प्लस 100 प्लस 25 करके इंटू 100, मतलब 1000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 को 100 से और 25 को 100 से, मतलब 100 ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो और कितने से करेंगे, 75 से करेंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल तो 175 से करना है, 25 ऑलरेडी 100 से हो चुका है, तो और कितने से करना है, यहाँ पर 125 से करना है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन होके कितना आएगा 7500, और इसका भी देख लो कितना आता है 25 इंटू 125, तो ये हो गया 3125 प्लस 7500 प्लस 112500, ठीक है। तो 1,23,125, दोनों सेम ही आंसर होगा, दो प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब हम लोग ऐसे करें या ऐसे करें, लेकिन हम तो ये बोलेंगे कि यहाँ पर तो हमें इसी तरीके से करना चाहिए, यही आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें जो है बाइफरकेट तो करना है नहीं, ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉलो करो और ये माइनस वाला फॉलो करो, ये भी आसान है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ये निकाल लो कि पूरा कितना हो रहा है, और अगर हम लोग नॉर्मली ये काम को कंप्लीट कर पाते तो हमें सिर्फ इतना देना पड़ता, तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमारे कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। और यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करो या ऐसे कैलकुलेट करो, आंसर दोनों तरीके से सेम आता है, कंसेप्ट भी दोनों सेम है। अगर हम लोग 1000 आवर्स को इंडिविजुअली सारे आवर्स को उनके रेट के हिसाब से करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, और अगर हम लोग पूरे टोटल आवर्स को एक बार नॉर्मल वेजेस से करते हैं, तो ये टोटल आवर्स पे जितने ओवर टाइम है ये और ये, इस पे एक्स्ट्रा जो लग रहा है, तो 175 होता है ओवर टाइम, तो जिसमें 100 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो और 75 से करना पड़ेगा। तो ऐसे भी बहुत सारी जगह पे देखोगे इस तरीके के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए मैंने बताया था कि तुम लोग ये ना सोचो कि ये कैसा कैलकुलेशन है, ये क्यों किया, तो दोनों तरीके से होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स तो है ही, तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ओवर टाइम पे जो है 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। इसके बाद जो आता है कि टाइप्स ऑफ वेजेस पेमेंट, जैसे कि हेल्थ से रोवन, ये सब आएगा, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं।